नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज माइंडकर और मैं नवोदिता मिश्रा। जून का महीना विज्ञान प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक अभिरुचि से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदु समाहित किए हुए होता है। छुट्टियों के चलते आपके पास भरपूर समय होता है बच्चों समेत देश के विविध शहरों में स्थित साइंस म्यूजियम्स और साइंस सेंटर्स दिखाने का। इस माह कैलेंडर भी कुछ ऐसी तिथियों की ओर इंगित करता है जिनका सीधा संबंध पृथ्वी के सभी निवासियों के जीवन बल्कि अस्तित्व से है, हमारे स्वास्थ्य और खुशहाली से है। उनमें से सबसे पहला उदाहरण है विश्व पर्यावरण दिवस। इस वर्ष की थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। आश्चर्य और दुख होता है ये देखकर कि दशकों पहले एक तरह से मानव मित्र के रूप में उभरा ये पदार्थ यानी प्लास्टिक आज हमारी ही लापरवाही की वजह से जल, भूमि और वायु तीनों के लिए हानिकारक बन गया है। संतोष की बात यह है कि प्लास्टिक्स के कुप्रभावों के बारे में जागरूकता भी बढ़ने लगी है, खासतौर से हमारी युवा पीढ़ी में। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष इवेंट में तो स्कूली छात्रों का उत्साह भरा सरोकार देखने लायक था। Hello everyone, my name is Maneet Kaur and I am from Shahid Bishan Singh Memorial Senior Secondary School. आज के टाइम में प्लास्टिक कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छे हैं क्योंकि जैसे कि हम फैक्ट्रीज़ देखें, इंडस्ट्रीज़ देखें तो उन लोगों का जो प्रॉफिट है, जो उनका प्रॉफिट मार्जिन एवरी ईयर बनता है वो प्लास्टिक की मदद से आता है। मैन्युफैक्चरर्स हों, पैकर्स हों, हर एक चीज़ में आज के टाइम में अभी भी बहुत जगह प्लास्टिक बंद भी हुआ, उसकी जगह जूट बैग्स और पेपर बैग्स आए, बट आज भी कई जगह जो फैक्ट्रीज़ के ओनर्स होते हैं और कुछ जो लोकल वेंडर्स होते हैं, सब्जी वाले होते हैं, वो भी प्लास्टिक बैग्स यूज़ कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके अकॉर्डिंग प्लास्टिक इज़ द चीपेस्ट प्रोडक्ट जो आज के टाइम में अवेलेबल है। एंड आज की जो यूथ है उसे ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम लोग बेशक आज ही सोच रहे हैं कि प्लास्टिक के बैग्स इजीली अवेलेबल हैं, चीप हैं, उससे सब कुछ हो जाएगा, बट हम जो आने वाली हमारी आगे की जनरेशन है उसके लिए हम एक बेटर लाइफ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा एक हार्मफुल चीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं। और हम नहीं चाहते कि आज हम जो चीज़ फेस कर रहे हैं हमारी आने वाली जनरेशन भी करे। आज भी दिल्ली में क्या पूरे विश्व में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे प्लास्टिक का सेफ डिस्पोज नहीं है। प्लास्टिक को डिग्रेड होते हुए ख़त्म होते कम से कम हज़ारों साल हो जाते हैं। आज तक ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बनी है जो प्लास्टिक को ऑन द स्पॉट डिकम्पोज कर सके। और सबसे बड़ा खतरा हमारे पर्यावरण के लिए है सिंगल यूज़ प्लास्टिक। Greetings everyone, I am Aditya from Alnos Public School, Ghaziabad. I feel like जो हम प्लास्टिक बैग्स यूज़ करते हैं बेसिकली वेजिटेबल्स और ऑल सब लेने के लिए, है ना, दैट्स अ बिग इशू क्योंकि वो हर वीक हम प्लास्टिक बैग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। सो आई फील लाइक कि उस चीज़ को लेके हम एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर सकते हैं कि हम प्लास्टिक बैग्स बिल्कुल ही बंद कर दें। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वहाँ से स्टार्ट होके, क्योंकि दे आर द रूट ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट और आगामी मॉनसून हमें वाटर कंजर्वेशन, जल संवर्धन की दिशा में सक्रिय भाग लेने की ओर इशारा करते हैं। इस माह मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री ने इसी विषय में देश भर में हो रहे अच्छे प्रयासों का खास उल्लेख किया। इधर विज्ञान भवन नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के एक विशेष आयोजन में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार माननीय उपराष्ट्रपति के कर कमलों द्वारा प्रदान किए गए। जल समृद्ध भारत के लक्ष्य की राह में ये अवार्ड्स व्यक्तियों और संस्थाओं को जल संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिए जाते हैं। सभी विजेताओं का पत्रिका द्वारा अभिनंदन। जल है तो जीवन है। सुनते रहिए राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती। स्वास्थ्य और खुशहाली भी समग्र मानवता से जुड़े विषय हैं। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 1 जुलाई को आने वाला नेशनल डॉक्टर्स डे हमारे लिए एकता और सेवाभाव का संदेश ले आते हैं। स्वास्थ्य की बात चली तो याद आया, विश्व क्षय रोग दिवस की इस वर्ष की थीम है यस
वी कैन एंड टीबी। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने रामायण की उस नन्ही गिलहरी के बारे में जरूर सुना होगा जो राम सेतु बनाने में मदद करने के लिए आगे आई थी। कहने का मतलब ये कि जब नीयत साफ हो, प्रयासों में ईमानदारी हो, तो फिर कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं रहता। भारत भी आज इसी नेक नियत से एक बहुत बड़ी चुनौती का मुकाबला कर रहा है। ये चुनौती है टीबी की, जिसे क्षय रोग भी कहा जाता है। भारत ने संकल्प किया है 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का। लक्ष्य बहुत बड़ा जरूर है। एक समय था जब टीबी का पता चलने के बाद परिवार के लोग ही दूर हो जाते थे, लेकिन ये आज का समय है जब टीबी के मरीज को परिवार का सदस्य बनाकर उनकी मदद की जा रही है। इस क्षय रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए निक्षय मित्रों ने मोर्चा संभाल लिया है। देश में बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न सामाजिक संस्थाएं निक्षय मित्र बनी हैं। गांव देहात में, पंचायतों में हजारों लोगों ने खुद आगे आकर टीबी मरीजों को गोद लिया है। कितने ही बच्चे हैं जो टीबी मरीजों की मदद के लिए आगे आए हैं। ये जन भागीदारी ही इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है। इसी भागीदारी की वजह से आज देश में 10 लाख से ज्यादा टीबी मरीजों को गोद लिया जा चुका है। और ये पुण्य का काम किया है करीब करीब 85,000 निक्षय मित्रों ने। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भी इस दिशा में कार्य कर रहा है। मिलाते हैं आईसीएमआर में निदेशक डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव से। ग्लोबली जो है टीबी को एलिमिनेशन करने का टारगेट हो रहा है और भारत में भी हमने ये किया है कि हम 2025 तक टीबी को कैसे एलिमिनेट कर पाएं। और इस प्रयासों में जो भारत सरकार प्रयास कर रही है और आईसीएमआर दोनों लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आईसीएमआर जो है देश का जो है एपेक्स रिसर्च बॉडी है। तो आईसीएमआर में बहुत तरह की रिसर्च हो रही है टीबी को लेके, और यहाँ पर एक पूरा का पूरा इंडिया टीबी रिसर्च कंसोर्शियम बनाया गया है। एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमारे जो नेशनल, इंटरनेशनल, प्राइवेट सेक्टर के लोग जो आके बैठते हैं, जो डिस्कस करते हैं कि टीबी में हम नया क्या क्या कर सकते हैं। अभी जो नई चीज़ें जो टीबी में देखने में आई हैं, जो हमारे रिसर्च के थ्रू निकल के सामने आई हैं, एक तो क्या है कि जो टीबी का ट्रीटमेंट होता है वो बहुत लंबा ट्रीटमेंट होता है। तो क्या इसको हम शॉर्टर रेजिमेंट बना सकते हैं कि 9 महीने के ट्रीटमेंट को क्या 6 महीने में दे सकते हैं। तो बहुत सारे हम लोगों के ऐसी हमें उल्लेखनीय रिजल्ट मिले हैं कुछ रिसर्च के कि शॉर्टर रेजिमेंट में भी टीबी उतना प्रभावी पाया गया है। जो टीबी का जो रोकने की क्षमता है, जो दवाइयाँ हैं, कि उनको हम 6 महीने तक कम करके भी जो है उतने ही प्रभावी रूप से उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। देश में टीबी का बर्डन कितना है, ये जो है पूरा सही आंकड़े उसके उपलब्ध नहीं थे। उसका पुराना सर्वे जो है 60 साल पहले हुआ था, लेकिन अभी हमने पूरे देश भर में और कई सारे आईसीएमआर के सेंटरों ने मिलकर एक टीबी प्रिवेलेंस सर्वे किया और पता लगाया कि देश में कौन से एरिया में कम टीबी है, कहाँ पर ज़्यादा टीबी है, कहाँ पे हमें ज़्यादा अपने एफर्ट को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तो टीबी प्रिवेलेंस सर्वे का काम कंप्लीट हुआ पूरे देश में और उसकी रिपोर्ट हमने भारत सरकार को दे दी है। तो इससे टीबी को नए तरीके से किन किन रूप में कहाँ कहाँ क्या ज़रूरत है उसको भी कंट्रोल करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। एक और टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जिससे हम जो है जो टीबी का जो बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसकी हम जांच करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर। तो पहले वो जीन एक्सपर्ट होता था, जीन एक्सपर्ट से जांच होती थी। अब हमने उसका एक रिप्लेसमेंट करके ट्रूनेट निकाला है। ट्रूनेट जो है वो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक करने में बहुत ज़्यादा सक्षम है और वो पीएससी फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, जो गाँव में, रिमोट एरिया में जहाँ पर लाइट भी नहीं है, वहाँ पर भी वो जाके काम कर सकता है। तो टीबी की तुरंत जांच हो सकती है और तुरंत उसका हम लोग उपचार भी कर सकते हैं। और भारत सरकार ने भी बहुत सारे अपने इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें एक निक्षय प्रोग्राम भी चला है, जिसमें आप टीबी के पेशेंट को अडॉप्ट कर सकते हो, उसकी देखभाल कर सकते हो, या कोई इंस्टीट्यूशन भी जो है वो एक टीबी के पेशेंट को ले सकता है। और आईसीएमआर से कई सारे वैज्ञानिकों ने और आईसीएमआर के कई संस्थानों ने निक्षय प्रोग्राम में आके अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया है और कई टीबी के रोगियों को अपनाया है और उनकी देखभाल चल रही है। और जो इम्पॉर्टेंट बात है कि टीबी के साथ जो न्यूट्रिशन का एक कंपोनेंट है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और भारत सरकार ने अपने बजट वाले प्रस्ताव में भी बताया था और ये जो हो भी गया है कि न्यूट्रिशन भी, जो टीबी के रोगी उनको न्यूट्रिशन किस प्रकार से अच्छा दिया जाए ताकि उनकी रिकवरी जल्दी हो जाए और उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाए। तो इस प्रकार टीबी के क्षेत्र में जो है आईसीएमआर की जो सारे
हेडक्वार्टर भी है और जो उनके इंस्टीट्यूट भी हैं। पर्टिकुलरली हमारा चेन्नई स्थित एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरक्लोसिस, NIRT। हम लोग सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं और हमारा सबका यही प्रयास है कि भारत सरकार के साथ मिलके एंड टीबी जो 2025 का टारगेट है उसके कहीं तक समीप पहुंचने की हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद में निदेशक डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव को आपने सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। स्वास्थ्य और खुशहाली के साथ हमारे खाद्य पदार्थों का भी अनन्य संबंध है। खाना हम तक पहुंचते पहुंचते खराब न हो जाए, उसमें जरूरी पोषक तत्वों का समावेश हो, उसमें हानिकारक केमिकल्स का इस्तेमाल न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए जहां वैज्ञानिक अनुसंधान जरूरी है, वहीं नीतिगत इंटरवेंशन का भी अपना महत्व है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI की इसमें अहम भूमिका है। एक कार्यक्रम में हमारी मुलाकात संस्था के पूर्व CEO और भारत सरकार के उपभोक्ता मामले मंत्रालय के पूर्व सचिव पवन अग्रवाल से हुई। देखिए, जो आजकल प्री पैकेज्ड फूड बहुत ही मार्केट में उपलब्ध होता है, उसमें लेबलिंग रिक्वायरमेंट होती है। लेबलिंग रिक्वायरमेंट में उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, वो इंग्रेडिएंट्स कौन सा इंग्रेडिएंट किस मात्रा में है, वो लेबल के ऊपर लिखा रहता है। उसमें ये भी रहता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने हैं। जो टॉक्सिन्स का सवाल है, टॉक्सिन्स की एक सेफ लिमिट साइंस के बेसिस पर निर्धारित की जाती है और किसी भी खाने में उस सेफ लिमिट से ज़्यादा टॉक्सिन नहीं होना चाहिए। पेस्टिसाइड रेजिड्यू की बात की जाए या एंटीबायोटिक रेजिड्यू की बात की जाए या एफ्लाटॉक्सिन रेजिड्यू की बात की जाए, ये टॉक्सिन्स उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। FSSAI ने बहुत ही सुदृढ़ एक कंज्यूमर हेल्पलाइन व्यवस्था की है। साथ ही में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की भी एक कंज्यूमर हेल्पलाइन है। उसमें फूड रिलेटेड जो संबंधी इस तरह की शिकायतें हैं, आम उपभोक्ता वहाँ पर उसको दर्ज करा सकता है और उसका निर्धारण भी वो करने की कोशिश करते हैं। पवन जी से मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं आकाशवाणी का हूँ और खाद्य क्षेत्र की तरफ मेरी व्यक्तिगत रुचि भी है। मैं लेबल्स बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ, अक्सर लेंस लगाकर पढ़ता हूँ, क्योंकि उसकी लेटरिंग और फॉन्ट वो ऐसा करते हैं कि कई बार नहीं दिखाई देता। मैं भाषा की दृष्टि से ये जानना चाहूँगा आपसे, मैंने 1-2 बार नोटिस किया है कि कहीं कहीं पर लिखा हुआ दिखता है एडिबल ऑयल यूज्ड ओनली। उससे मुझ जैसे को तो नहीं समझ में आता कि एडिबल ऑयल तो यूज़ करना ही करना है आपको, आप कोई मोटर ऑयल थोड़ी यूज़ करेंगे उसमें। इंसान ये जानना चाहता है कि क्या रिफाइंड है या कोल्ड प्रेस्ड है या जिस तरह का मतलब एक वो हो सकता है। और दूसरा, शब्दों को जो मैन्युफैक्चरर्स ट्विस्ट करते हैं, जैसे नेचर आइडेंटिकल, मुझे कई साल तक तो पता ही नहीं लगा कि नेचर आइडेंटिकल का मतलब आर्टिफिशियल है। तो इस पर कभी भी मतलब FSSAI जैसी संस्थाओं जैसे मंचों पर कभी भी कोई कार्यवाही हुई? देखिए, ऐसा है कि जो आपने बहुत ही अच्छी बात की है कि कुछ इस तरह के वो नेचर या नेचुरल या रियल ये शब्द इस्तेमाल, फार्म फ्रेश, इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए क्लेम रेगुलेशंस हैं। तो क्लेम रेगुलेशंस 2 साल पहले ही देश में वो लागू किए गए हैं। उसमें ये जो शब्द हैं वो कोई भी ब्रांड लूजली यूज़ नहीं कर सकता है। तो जब ये ब्रांड्स इस्टेब्लिश हो जाते हैं, कोई भी ब्रांड इस्टेब्लिश करने में वो 100 करोड़ रुपया लगाते हैं, तो उनको वहाँ पर निर्देश दिया गया है कि वो ये बोले कि ये केवल ब्रांड है और इसमें जो एक्चुअल कंटेंट है उससे इसका कोई संबंध नहीं है। हालांकि बहुत छोटे आकार में वो लिखते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये ब्रांड हमारे रेगुलेशन से पहले स्टैब्लिश्ड हैं, तो हमने सोचा कि कोर्ट कचहरी नहीं करके ये जो है मिडिल पाथ ले लिया जाए और आगे से ये वर्ड्स जो आप बोल रहे हैं दुरुपयोग में ना लाए जाए। आधुनिक दौर में प्रोसेस्ड फूड से बचे रहना तो असंभव सा है। लोकप्रियता से जुड़े कुछ क्षेत्रों के साथ भी प्रसंस्कृत खाद्य का एक रिश्ता है। एक सवाल पूछ ही लिया जाए सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट सोनीपत के निदेशक डॉक्टर प्रभात कुमार नेमा से, संस्था की अनेक अनुसंधान गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में। आजकल कई क्षेत्र हैं जो
पॉपुलर क्षेत्र कहे जा सकते हैं, युवाओं में खासतौर से काफी आकर्षण है उनको लेके। एक्टिंग हुआ, मॉडलिंग हुआ, जिमिंग हुआ, इनका भी संबंध कहीं ना कहीं वेट गेन हो, वेट लॉस हो, बॉडी शेपिंग हो। तो आपकी संस्था में क्या इस दिशा में भी कोई काम हो रहा है? हमारी जो संस्था है, मैं आपको बता दूं कि ये अपने आप में पूरे देश में इकलौती ऐसी विश्वविद्यालय है और 2021 में इसको राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। ये ऐसी संस्था है जिसमें सारा कुछ, सारी पढ़ाई यूजी, पीजी, पीएचडी के स्तर पे जो है वो फूड पर आधारित है। जैसे कि फूड टेक्नोलॉजी, फूड मैनेजमेंट, फूड इंजीनियरिंग, फूड सेफ्टी, क्वालिटी मैनेजमेंट, फूड प्लांट ऑपरेशन मैनेजमेंट, तो सारा कुछ फूड पर आधारित है। अब जो आपका प्रश्न था कि आजकल जैसे युवा ज़्यादा विचार किए बगैर इस तरह के फूड ले रहे हैं और जल्द ही चाह रहे हैं कि उससे उनकी बॉडी बन जाए, या तो बने या स्लिम बने या स्लिम हो जाए, वेट गेन कर लें या वेट लॉस कर लें। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये सारा भी एक बड़ा वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। अगर आप जल्दबाजी में कोई भी इस तरह के कदम लेते हैं तो उसका एक दुष्प्रभाव भी हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ों पे भी हमारे यहाँ रिसर्च हो रहा है। हमारे यहाँ इस तरह के प्रोजेक्ट भी हैं, जैसे कि जो जिम में या इस तरह के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस में जैसे कि प्रोटीन ड्रिंक लिया जाता है। तो प्रोटीन ड्रिंक लेके अगर आपका वजन तुरंत बढ़ा दिया जाए तो वो बॉडी उससे एक्लेमेटाइज नहीं हो पाती है, और उससे क्या होता है कि फिर तुरंत तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन जब वो लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो उसका शरीर पर दुष्प्रभाव होता है। तो इस तरह की रिसर्च हमारे यहाँ की जा रही है कि कैसे बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको प्रोटीन या आवश्यक तत्व दिए जाएं और एक रेगुलर डोज में दिए जाएं। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के उपलक्ष्य में ये था केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश का एक नन्हा सा प्रयास आपको सुरक्षित खाद्य के कुछ पहलुओं के बारे में अवगत कराने की दिशा में। भाई, जून का महीना है। हमारे युवा श्रोता और उनके अभिभावक करियर की दृष्टि से भी तो उत्सुक होंगे। और क्यों ना हो, नए कारगर ऑप्शंस आजकल हर कोई तलाशता है। भीड़ से हटकर कोई नया विकल्प है तुम्हारे पास? यानी पढ़ाई साइंस टेक्नोलॉजी की, लेकिन एप्लीकेशन बिल्कुल अलग। मेरे दिमाग में इस समय ना फोरेंसिक साइंसेस जैसा विषय घूम रहा है, क्योंकि ये फील्ड एक तरह से हमारे सामाजिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है। आज विजिट किया जाए गांधीनगर गुजरात स्थित नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी का कैंपस। क्यों नहीं, वहां उपस्थित हमारे एक सह प्रसारण कर्मी उसमें हमारी मदद करेंगे। प्रोफेसर S.O. जुनारे, कैंपस निदेशक। फॉरेंसिक साइंस ये एक व्यापक क्षेत्र है। फॉरेंसिक साइंस की अलग अलग शाखाएं हैं और फॉरेंसिक साइंस ये क्राइम इन्वेस्टिगेशन और क्राइम प्रिवेंशन में काम में आता है। नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी ये एक विश्व की एकमात्र फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है। ये इंस्टीट्यूट को भारत सरकार द्वारा इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया है और इस यूनिवर्सिटी को भारत में नहीं विदेशों में भी अपनी शाखाएं ओपन करने की परमिशन मिली है। ये यूनिवर्सिटी की आज भारत में 10 शाखा है और एक विदेश में शाखा है। ये भारत की सर्वप्रथम सरकारी अथवा तो पब्लिक यूनिवर्सिटी है। विश्व की एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो सभी फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में एक्सपर्ट को क्रिएट करती है, स्टूडेंट क्रिएट करती है और ये स्टूडेंट फिर न्याय व्यवस्था को, पुलिस को और फॉरेंसिक साइंस फील्ड को क्राइम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और प्रिवेंशन करने के लिए मदद करते हैं। जैसा कि फॉरेंसिक साइंस में अलग अलग शाखाएं, जैसे फॉरेंसिक नर्सिंग है, फॉरेंसिक मेडिसिन है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जैसा कि फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन है, बैंकिंग फ्रॉड, इंश्योरेंस फ्रॉड, डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉड, साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड और कोई भी प्रकार का गुना जैसे कि मर्डर है, रेप है, डकैती है, सभी प्रकार के क्राइम में कुछ ना कुछ एविडेंस उपलब्ध होता है। जो एविडेंस कलेक्ट करके उसका साइंटिफिक पद्धति से उसका विश्लेषण करके क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करना, उसको कन्विक्शन रेट पे पहुंचाना, ये फॉरेंसिक साइंस का काम है। और इसमें जो एक्सपर्ट क्रिएट किए जाते हैं वो एक्सपर्ट नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी करती है। ये विश्व की एकमात्र यूनिवर्सिटी है जिसमें फॉरेंसिक साइंस से लगते 65 to 70 कोर्सेज चलाए जाते हैं और ये यूनिवर्सिटी पुलिस, न्याय व्यवस्था तथा प्रोफेशनल्स लोगों को भी ट्रेनिंग देती है। इसका जो रोजगार के क्षेत्र है, ये जो यहाँ कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद हमारे स्टूडेंट को विविध क्षेत्रों में नौकरी मिल सकती है। जैसे कि
फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में हैं, लेबोरेटरीज में हैं, पुलिस में है, न्याय व्यवस्था में है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में है, रिसर्च लेबोरेटरीज में है, इवन जो फॉरेंसिक फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन अकाउंटिंग जॉब्स हैं और फॉरेंसिक अकाउंटिंग और ऑडिट उसमें भी उनको जॉब मिलने के चांसेस होते हैं। तो हमारी जो कोर्सेज है उसमें से सभी स्टूडेंट जो यहाँ से पास आउट होते हैं उनको अपने अपने फील्ड के मुताबिक उनको जॉब मिल जाता है। तो ये एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड अथवा तो प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है। हमारी यूनिवर्सिटी का स्वरूप माना जाता है कि ये एक रिसर्च यूनिवर्सिटी है। तो जो रिसर्च भी हमारे स्टूडेंट के द्वारा किया जाता है, आज हमारी यूनिवर्सिटी में 250 से ज्यादा रिसर्चर रिसर्च कर रहे हैं जो फॉरेंसिक साइंस के विविध फील्ड में हैं। डॉक्टर जस्मीन कुबावत एनएफएसयू पुणे से भी जुड़े हुए हैं और यहाँ फोरेंसिक फार्मेसी का भी कार्यभार संभालते हैं। एनएफएसयू में पढ़ाए जाने वाले पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स एमफार्म फोरेंसिक फार्मेसी के बारे में बताना चाहता हूँ और साथ में यह भी बताऊंगा कि फोरेंसिक फार्मेसी और ट्रेडिशनल फार्मेसी में क्या अंतर है। सबसे पहली बात, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। बेसिकली ट्रेडिशनल फार्मेसी का मतलब है साइंस ऑफ ड्रग, दवा का विज्ञान, और फोरेंसिक फार्मेसी का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ साइंस ऑफ ड्रग टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम। जब आप फार्मेसी का नॉलेज कोई क्राइम सोल्व करने के लिए यूज करते हैं तो वो बन जाता है फोरेंसिक फार्मेसी। ट्रेडिशनल फार्मेसी में जैसे कि आप देखते हैं कि कई चीजें पढ़ाई जाती है, जैसे कि दवाई कैसे बनती है, उसके फॉर्मुलेशंस किस टाइप के होते हैं, दवाई का नेचर क्या है, शरीर में वो किस ऑर्गन या किस सिस्टम को अफेक्ट करता है, किस डिसीज के लिए कौन सी दवाई उपयोगी है, उनकी साइड इफेक्ट क्या है इत्यादि। फोरेंसिक फार्मेसी में ये सारी जानकारी तो हम देते ही है, पर उसके साथ साथ हम उनको फेडरल ड्रग रेगुलेशंस पढ़ाते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की जानकारी देते हैं, अब्यूजिव ड्रग्स, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, डोपिंग ड्रग्स, फोरेंसिक फार्माकोविजिलेंस क्या है, इन सब चीजों को डिटेल में पढ़ाते हैं और उसके साथ उन सब्जेक्ट्स का, उन सब एरिया का उनको डिटेल में प्रैक्टिकल एक्सपोजर विथ केस स्टडीज हम उनको स्टूडेंट्स को देते हैं। इसके अलावा हम इंडियन पिनल कोड के कुछ लॉज है जो ड्रग रिलेटेड है उसको पढ़ाते हैं, जो आपको ट्रेडिशनल फार्मेसी में कहीं नहीं मिलेगा। संक्षिप्त में कहूँ तो हम एक फार्मा ग्रेजुएट को फार्मा एक्सपर्ट के साथ साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी बनाते हैं। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे कि आप देखिए, हम स्टूडेंट्स को अवेयर करते हैं रिगार्डिंग रियल मार्केट इश्यूज क्या है, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, काउंटरफिट ड्रग, डुप्लीकेशन ऑफ ड्रग। तो काउंटरफिटिंग ड्रग मतलब एक ऐसी चीज कि जहां पे किसी और कंपनी के ब्रांड के नाम पे कोई और दवाई बेच रहा है जिसमें या तो वो दवाई है ही नहीं या फिर वो दवाई जो मात्रा लिखी उस मात्रा में नहीं है। ये चीजें हम हमारे स्टूडेंट्स को ज्ञान देते हैं कि काउंटरफिटिंग ड्रग को कैसे रोकना है। इवन पैकेजिंग में भी काउंटरफिट होता है, तो वो पैकेजिंग हम कैसे एंटी काउंटरफिट पैकेजिंग बनाए। तो ये चीज जब कोई भी हमारा स्टूडेंट इंडस्ट्री में जाएगा तो उसके ड्यूरिंग रिसर्च या ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग वो उसको काम आता है। तो ऐसी चीजें कहीं ट्रेडिशनल फार्मेसी में नहीं सिखाई जाती। यहाँ पे सिर्फ फॉरेंसिक एक्सपर्ट और हमारे जो स्किल्ड फार्मेसी के प्रोफेसर है वो ये चीजें उनको सिखाते हैं। डॉक्टर प्रणव दवे फोरेंसिक जर्नलिज्म जैसे उभरते क्षेत्र पर प्रकाश डालते हुए, अभी फॉरेंसिक जर्नलिज्म नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी गांधीनगर, जहां पे 2 कोर्सेज चल रहे हैं। पीजी डिप्लोमा इन फॉरेंसिक जर्नलिज्म वो हाइब्रिड मोड पे अभी चल रहा है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 कोर्सेज अभी चल रहे हैं। वो 1 ईयर का है, 2 सेमेस्टर्स हैं उसमें। और दूसरा कोर्स जो है वो इसी साल शुरू हुआ है, जिसका नाम है एमए मास कम्युनिकेशन एंड फॉरेंसिक जर्नलिज्म। तो ये दोनों कोर्सेज की विशेषता ये है कि जर्नलिज्म तो है, बट उसमें फॉरेंसिक साइंस का जो बेसिक नॉलेज है वो दिया जाता है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि क्राइम होता है, वहां पे पहले पहुंचने वाले पत्रकार होते हैं। अगर उनको ये ज्ञान फॉरेंसिक साइंस का दिया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो एविडेंस है उसको हम बचा सकते हैं। क्राइम सीन मैनेजमेंट मीन्स फॉरेंसिक फोटोग्राफी, क्राइम सीन वीडियोग्राफी, उसका हमें
उनको ज्ञान देते हैं कि कैसे एविडेंसों को हमें बचाना है, कैसे फोटोग्राफी करनी है, कैसे वीडियोग्राफी करनी है, ताकि इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल टू लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। उनके लिए हम और कोर्ट ऑफ लॉ में हम एविडेंस उनको प्रदान कर सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट में ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड फैक्ट चेकिंग, ये भी उनको सिखाया जाता है कि जो लिंचिंग वाले जैसे कई घटनाएं होती है, फेक न्यूज स्प्रेड होता है, उसको हम कैसे बचा सकते हैं। अभी जो फेक न्यूज का जो बढ़ रहा है उसमें इंटरनेशनल कई बार ऐसी वो होती है कि इफ वी हैव टू चेक और क्रॉस चेक करेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये तो वो वीडियो है जो हमारे देश में घूम रहा है, बट वो इंडिया का नहीं है। तो कई सारी ऐसी जानकारी हम अपने वाचकों को या अपने दर्शकों को दे सकते हैं जिससे ये पता चले कि दिस इज नॉट ट्रू, ये इंडिया का पिक्चर भी नहीं है, चित्र भी नहीं है, वीडियो भी नहीं है। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और उससे ये होगा कि जो हमारे आम जनता है उनके पास ये पहुंचेगी कि ये माध्यम जो है वो सही नहीं है। हमें जैसे पीआईबी हो गया, आकाशवाणी, दूरदर्शन, वहां पे जो ऑथेंटिसिटी है न्यूज की वो हमें बनाए रखनी है। और सारे पत्रकार को अगर ये बेसिक नॉलेज भी दिया जाता है तो उससे ये बात होगी कि उनकी जानकारी भी बढ़ेगी और उनको ये अच्छी जानकारी मिल सकेगी, सचोट जो हम कहते हैं। और तीसरा, डेटा जर्नलिज्म भी यहाँ सिखाया जाता है और खास करके महत्वपूर्ण बात ये है कि एक वर्कशॉप भी किया जाता है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलेगी यहाँ आके कि आप कैसे मॉक क्राइम सीन यहाँ क्रिएट किया जाता है और बाकायदा आप वहाँ जैसे आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आपको रिपोर्ट राइटिंग भी सिखाई जाती है कि कैसे वो करना है। हमारी संस्थाएं नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात को जानने की एक छोटी सी कोशिश की केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश ने अपने युवा साथियों की खातिर। और इसमें विशेष सहयोग रहा पत्रिका के सह प्रसारण कर्मी दिनेश नामदेव का। आज साइंस टेक्नोलॉजी की बहुत सी बातें हुई। चलते चलते विशेष उल्लेख 2 और दिनों का जिनका सीधा संबंध हमारी पृथ्वी के स्वास्थ्य और खुशहाली से है। इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स और इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे। समय का ये पड़ाव विज्ञान जगत की कुछ अविस्मरणीय विभूतियों के जीवन चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, डॉक्टर कमला सोहनी, डॉक्टर उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी और डॉक्टर सालिम अली को पत्रिका का विनम्र नमन। नवोदिता मिश्रा और मनोज माइंडकर को अनुमति दीजिए। नमस्कार।